नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू इस कंसेप्ट का एनालिसिस किया था, जिसे हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ए बी के ऊपर केस फाइल करे तो बी को समन्स के थ्रू ये बात पता चलती है कि उसके ऊपर कोई केस फाइल हुआ है। अब बी तक सम्मन पहुंचाना, बी तक इस बात का नोटिस पहुंचाना कि उसके ऊपर ए ने केस फाइल किया है, यही तो ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन है। अब अगर बी उस सिचुएशन में प्रेजेंट ना हो तो क्या होगा? बी के अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री आ सकती है। अब एक्स पार्टी डिक्री अगर किसी के अगेंस्ट आ जाए तो उस बात का क्या सॉल्यूशन है, ये सब चीजें हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है वो जहां सुप्रीम कोर्ट किसी चीज का एनालिसिस करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की बात को सेट असाइड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने किन लीगल प्रोविजंस को रेफर किया, उसकी एक लिस्ट जान लेना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। तो सबसे पहले तो आप उस केस का नाम नोट कर लीजिए, ऑटो कार वर्सेस त्रिमूर्ति कार्गो मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड। सेक्शन 27 summons to defendant और सेक्शन 28 सर्विस ऑफ summons where defendant resides in another state। ऑर्डर 5 रूल 20 सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, यानी जहां एक ऑर्डिनरी मेथड है, यानी कोर्ट का नोटिस भेजने का एक ऑर्डिनरी तरीका है। मान लीजिए बाय पोस्ट भेजा जाता है, उसको ऑर्डिनरी मोड कहते हैं, या कोर्ट का ऑफिसर उस नोटिस को लेके जाता है और ऑर्डिनरी मोड जहां फेल हो जाता है तो वहां सब्स्टिट्यूटेड सर्विस को फॉलो किया जाता है। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस में क्या होता है कि न्यूज़पेपर के थ्रू एक नोटिस दिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि वो न्यूज़पेपर का नोटिस डिफेंडेंट ने पढ़ लिया है और वो तय डेट पर अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट के सामने पेश हो जाएगा। चाहे वो पढ़े ना पढ़े, वो उसके ऊपर है। अगर उसने, मान लो वो न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट ही नहीं है, उसे कभी न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं उसने लाइफ में, तो पढ़े ना पढ़े वो उसकी सिरदर्द है, उसकी मर्जी है। कोर्ट तो मान लेगा भाई हमने आपके ऊपर नोटिस सम्मन को सर्व कर दिया है। अब आप जाने और आपका काम जाने। अगर आप अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में पेश हो गए तो सही बात है, आपके पक्ष की सुनवाई की जाएगी। अगर आप नहीं हुए तो आपके एब्सेंस में प्लेंटिफ की बात सुन के हम केस को डिसाइड कर देंगे। और अगर कोर्ट ऐसा कर दे तो उसको बोलते हैं एक्स पार्टी डिक्री, यानी कोर्ट का डिसीजन इन एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द पार्टी, यानी डिफेंडेंट की एब्सेंस में जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा, कोर्ट का डिसीजन होगा, उसको एक्स पार्टी डिक्री कहेंगे। अब उस डिक्री को सेट असाइड करने के लिए ऑर्डर 9 रूल 13 की नॉलेज होनी चाहिए, वो हम आज के इस सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक लिस्ट बना रहे हैं कि किन किन लीगल प्रोविजंस को फॉलो किया है। सीपीसी में अपेंडिक्स बी को पता होना चाहिए। इसमें प्रोसेस नंबर 1 दिया हुआ है, प्रोसेस नंबर 1A दिया है, यानी सम्मन को सर्व करने का जो फॉर्मेट है वो प्रोसेस नंबर 1 में है और प्रोसेस नंबर 1A में है। आप बाद में लेक्चर को जब आप देख लें, कंसेप्ट को समझ लें, तो और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इन सभी लीगल प्रोविजंस को रेफर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी फर्दर हेल्प चाहिए, अगर आप इन सिस्टमैटिक लर्निंग करना चाहते हैं सीपीसी की, तो 9818050252। मैंने अक्सर देखा है कि लोग सीपीसी को पढ़ते हुए स्ट्रगल करते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो रिलेवेंट सेक्शंस और ऑर्डर्स का कम्बिनेशन नहीं बिठा पाते, यानी उनको मिला के कंबाइंड स्टडी नहीं कर पाते। दैट्स वाई मैक्सिमम लोग सीपीसी में स्ट्रगल करते हैं। हालांकि सीपीसी मेरे अकॉर्डिंग इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग ना जाने क्यों, और उसका कारण जब मैं डीपली एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि वो सेक्शंस और ऑर्डर्स को आपस में कंबाइंड करके कंबाइंड स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो आपको अगर सिस्टमैटिक लर्निंग करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। अब यहाँ पे जो ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई है और सुप्रीम कोर्ट ने जहां हाई कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को सेट असाइड कर दिया, तो मामला बड़ा ही इंपॉर्टेंट और पेचीदा बन जाता है। यहाँ पे अगर कोई पर्सन जाने अनजाने, जानबूझकर या गलती से कोई डिफेक्ट कर दे जिससे सम्मन का डिफेंडेंट तक पहुंचना मुश्किल हो जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिटी में रहता हूं, ठीक है, और आपने एक न्यूज़पेपर में नोटिस दिया। वो मान लो जी मैं रहता हूं पानीपत के अंदर, और एक न्यूज़पेपर है, एक छपता है चंडीगढ़ में, जलंधर में, और एक छपता है
मान लो दिल्ली के अंदर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे ही आपने जो नोटिस दिया न्यूज़पेपर में वो दिल्ली वाले एडिशन में दिया, लेकिन जो मेरे पास आता है एडिशन वो आता है जलंधर का या चंडीगढ़ का एडिशन मेरे पास आता है। यानी जिस एडिशन में आपने नोटिस दिया था वो एडिशन मेरे पास उस न्यूज़पेपर का आया ही नहीं। तो एक्स पार्टी डिक्री फाइनल नहीं है, उसके अगेंस्ट कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल हो सकती है कि देखो जहां डिफेंडेंट अपना रीजन बताएगा, अपना कारण बताएगा कि क्यों एक्स पार्टी डिक्री को भी सेट असाइड कर देना चाहिए और उसको सुनवाई का एक मौका देना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रीफली फैक्ट्स को देख लेते हैं कि एक्चुअली मुद्दा क्या था। अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट द फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 24 अप्रैल 2017 passed by the High Court Calcutta whereby the division bench of the High Court dismissed the appeal। यानी हाई कोर्ट में डायरेक्टली केस फाइल होता है, केस की सुनवाई सिंगल जज करता है और डिवीजन बेंच में उसकी अपील होती है। डिवीजन बेंच उस अपील को डिसमिस कर देता है, यानी सिंगल जज ने जो स्टैंड लिया था उसको कंफर्म कर देता है। ठीक है, तो आइए इस बात को अच्छे से सुन लीजिए एक बार। वेयर बाय द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट डिसमिस द अपील फाइल्ड बाय द अपेलेंट हेयरनआफ्टर अफर्म द ऑर्डर डेटेड 18 अगस्त 2016 पास्ड बाय द सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट। ये सारे रेफरेंसेस आपके लिए रख दिए हैं, आप फर्दर रिसर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। आइए फर्दर आगे हम इस बात की चर्चा करते हैं कि मुद्दा क्या था एक्चुअली, किस बात के ऊपर केस फाइल हुआ था और किस बात के ऊपर डिवीजन बेंच के पास अपील गई थी। मुद्दा था कि प्लेंटिफ ने कुछ गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किए थे जिनका वैल्यू था 1,43,18,537 रुपए, जिसकी रिकवरी करनी थी प्लेंटिफ को डिफेंडेंट से। ठीक है, द प्लेंटिफ फाइल्ड अ सिविल सूट, उसका नंबर यहाँ पर रखा है, द हाई कोर्ट एट कलकत्ता ऑन इट्स ओरिजिनल साइड अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स फॉर रिकवरी ऑफ रुपीज दिस अमाउंट ऑन 13 जनवरी 2014। जो कंसेप्ट था, मुद्दा था, वो था रिलेशन ऑफ सर्विस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को कुछ गुड्स की सप्लाई की थी जिसकी पेमेंट उसको नहीं हुई थी और उस पेमेंट की रिकवरी के लिए उसको केस फाइल करना था। आइए फर्दर इसकी हम जानकारी ले लेते हैं। सभी फैक्ट्स को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Summons of the suit was initially sent to defendants। ठीक है, तो आइए अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जो मेन कंसेप्ट है वो आपके सामने खुलता जाएगा। The summons of the suit was initially sent to the defendants at their place of business mentioned in the cause of title of the plaint, which was shown at Aurangabad, Maharashtra। Since the defendant were not being served with the ordinary mode of service, यानी ordinary mode of service से डिफेंडेंट के पास सम्मन्स नहीं पहुंच पाए, प्लेंटिफ sought permission to serve them with the substituted service by way of publication under order 5 rule 20 of the CPC। ठीक है, जब ऑर्डिनरी मोड से सर्विस सम्मन सर्व नहीं हो पा रहे हैं तो प्लेंटिफ कोर्ट से परमिशन चाहता है कि उसे सब्स्टिट्यूटेड मोड को एक्सप्लोर करने की कोर्ट परमिशन दे। परमिशन वाज ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ, कोर्ट ने प्लेंटिफ को परमिशन दी, भाई ठीक है तुम सब्स्टिट्यूटेड मोड को एक्सप्लोर करके डिफेंडेंट को सम्मन सर्व कर दो। तो यूजुअली आप लीगल प्रोविजंस को रेफर करोगे तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वहाँ की जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है वहाँ के देना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। तो कोर्ट से सब्स्टिट्यूटेड सर्विस की परमिशन मिलने के बाद 17 नवंबर 2014 को टाइम्स ऑफ इंडिया में पुणे एडिशन में पब्लिश किया गया और दैनिक भास्कर औरंगाबाद एडिशन 25 नवंबर 2014 को पब्लिश किया गया। अब इसके बावजूद भी डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है तो कोर्ट उस केस को प्लेंटिफ के पक्ष में डिसाइड करता है एक्स पार्टी, और साथ में जो ऑर्डर करता है कोर्ट 1,43,18,537 रुपये और विद इंटरेस्ट 12% पर एनम, और जिसकी कैलकुलेशन होगी 1 मई 2013 से टिल द डेट ऑफ पेमेंट। उसकी इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, यानी जो मामला है 2013 से पेंडिंग पड़ा है और जाके उसकी जो फैसला आया है वो जिस डेट पे फैसला आया है और जिस डेट को वो पेमेंट करेगा तो उसका जो गैप है उसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 12% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट होगा
ऐसा कोर्ट ने एक्स पार्टी डिक्री के अंदर फैसला सुनाया। ऑन कमिंग टू नो ऑफ पासिंग ऑफ डिक्री अगेंस्ट देम, द डिफेंडेंट्स फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ द कोड ऑन 18 मार्च 2016। भाई आप हमारी डिग्री को, ये जो एक्स पार्टी डिग्री आपने सुनाई है हमारे अगेंस्ट, आप इसको सेट असाइड कर दीजिए ऑन द ग्राउंड किस ग्राउंड पर, दैट समन्स ऑफ द सूट वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड ऑन देम। भाई सम्मन हमारे अकॉर्डिंग ड्यूली सर्व नहीं हुए, हमें तो पता ही नहीं चला कि कब केस फाइल हुआ, कब आपने एक्स पार्टी डिक्री दे दी, तो इसीलिए आप उसको सेट असाइड कर दीजिए। इसके लिए उन्होंने ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर कोर्ट को एप्लीकेशन दी। Therefore, they had no knowledge of filing the suit by the plaintiff against them. Defendant also contended that their place of business at Aurangabad, whereas summon in the question was published in the daily newspaper Times of India at Pune edition. भाई उनका प्लेस ऑफ बिजनेस तो औरंगाबाद में है, लेकिन जो नोटिस छपा है टाइम्स ऑफ इंडिया में वो पुणे एडिशन में छपा है। Defendants therefore contended that due to this reason a case for setting aside of the ex parte decree as contemplated under order 9 rule 13 of the code, यानी जैसे कोड ने सीपीसी ने ऑर्डर 9 रूल 13 में जैसा बोला है कि एक्स पार्टी डिक्री सेट असाइड हो सकती है, तो आप हमें हमारी डिक्री को, हमारे अगेंस्ट जो डिक्री आई है उसे सेट असाइड कर दीजिए। is made and hence the ex parte decree dated 9th February 2015 passed in civil suit be set aside and the defendant be permitted to contest the suit on merits। और डिफेंडेंट्स को सूट को कंटेस्ट करने का मौका मिलना चाहिए, वो तभी मिल सकता है जब कोर्ट डिक्री को सेट असाइड करेगा। अब प्लेंटिफ ने उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट अपना रिप्लाई फाइल किया। अब कोर्ट तो दोनों की बात सुनेगा ना, तो कोर्ट ने प्लेंटिफ को बोला कि देखो भाई ये डिफेंडेंट ने एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन लगाई है, तो प्लेंटिफ ने अपना पक्ष कैसे रखा। द प्लेंटिफ फाइल्ड देयर रिप्लाई एंड कंटेस्टेड दैट एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट। अकॉर्डिंग टू प्लेंटिफ देयर वाज नो इलीगैलिटी। भाई आप हमारी एप्लीकेशन को, आप हमारी ये जो हमारे पक्ष में जो डिक्री आई है उसको सेट असाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो हमने सम्मन सर्व किया ना तो वो इलीगल था ना वो इरेगुलर था। भाई इलीगल कोई चीज़ कब होती है, जब लॉ के अगेंस्ट हो। इरेगुलर कब होती है, जब प्रोसीजर, जो लॉ ने प्रोसीजर प्रोवाइड किया उसको फॉलो नहीं ना किया। नो इलीगैलिटी नो इरेगुलरिटी। डिफेंडेंट अपनी प्रेजेंस नहीं दे पाए तो उनकी लापरवाही का बेनिफिट उनको नहीं देना चाहिए और डिक्री को सेट असाइड नहीं किया जाना चाहिए। द डिफेंडेंट फेल्ड टू अपीयर इन द सूट, देयरफॉर दे वर नॉट एंटाइटल्ड टू सीक setting aside the decree under order 9 rule 13 of the code. Single judge by judgment dated 18th August 2016 dismissed the application. सिंगल जज ने एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया, बोले कि नहीं, सम्मन ड्यूली सर्व्ड था, आप अपनी प्रेजेंस कोर्ट में नहीं दे पाए, इसीलिए हम एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड नहीं करेंगे। इसके बाद क्या होता है, डिफेंडेंट फेल्ट एग्रीव्ड। डिफेंडेंट को लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। फाइल अपील बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच को वो अपील फाइल कर देते हैं। द इम्पग्न्ड जजमेंट द डिवीजन बेंच डिसमिस द अपील। डिवीजन बेंच भी उनकी अपील को डिसमिस कर देता है, कहते हैं कि नहीं भाई, जो सिंगल बेंच ने स्टैंड लिया है वो सही है। द अपीलेंट, जो डिफेंडेंट नंबर 1 है, फेल्ट एग्रीव्ड बाय द जजमेंट ऑफ द डिवीजन बेंच। डिवीजन बेंच की जजमेंट के बाद भी उनको लगा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में SLP यानी स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की। सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड द अपील। यहाँ पे उनको एक रिलीफ मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया। जजमेंट ऑफ द डिवीजन बेंच एंड द सिंगल जज वाज सेट असाइड। सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल बेंच की जजमेंट को और डिवीजन बेंच की जो जजमेंट को, दोनों को सेट असाइड कर दिया। अपीलेंट्स एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ द CPC वाज अलाउड। उनकी एप्लीकेशन को, जो उन्होंने सेटिंग असाइड ऑफ डिक्री की थी, उनकी एप्लीकेशन को कोर्ट ने अलाउ कर दिया। इसका इफेक्ट क्या आया, एज अ कॉन्सिक्वेंस द एक्स पार्टी डिक्री डेटेड 9 February 2015 passed in this case was set aside, the civil suit was restored to its original file। यानी इसका मतलब ये है कि डिफेंडेंट्स को केस को कंटेस्ट करने का मौका दिया गया, उनको अपनी बात को रखने का मौका दिया।
Operative part of the judgment read as under section 27 of the code deal with the issuance of the summons to defendant. कोर्ट ने कहा कि जब आप डिफेंडेंट को सम्मन सर्व करते हैं तो सेक्शन 27 अप्लाई होता है. It says that where a suit has been instituted, summon may be issued to the defendant to appear and answer to the claim and may be served in the manner prescribed. यानी सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 27 ऑफ सीपीसी की लैंग्वेज को रेफर कर दिया. कोर्ट ने कहा देखो मैनर प्रेस्क्राइब्ड मैनर के अंदर ही आपको जो सर्विस ऑफ सम्मन होना चाहिए. यानी अपेंडिक्स, जब आप अपेंडिक्स बी रेफर करते हैं तो प्रोसेस 1 दिया है, प्रोसेस 1A दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सम्मन सर्व किया जाना चाहिए. फॉर्मेट ऑफ द सम्मन विच इज यूज्ड फॉर इफेक्टिंग सर्विस ऑफ on the defendants is prescribed in appendix B, process 1. So far as Calcutta is concerned, the state has amended the format of the summons as process 1A. कलकत्ता में process number 1A को follow किया जाता है. In the format prescribed in the appendix B, process number 1 or 1A, which is applicable to the case at hand because the suit is question originates from Calcutta, we find that there is a specific column. वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक स्पेसिफिक कॉलम है इन द सम्मन वेयर अ डे, डेट, ईयर, टाइम मेंशन करना होता है. फॉर डिफेंडेंट्स अपीयरेंस इज रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड. In other words, the legislature, while prescribing the format of the summon in the code, has provided one column where the court is required to mention a specific day, date, year, time for the defendant's appearance in the court to enable him to answer the suit filed against him, her. This is also the requirement prescribed under section 27 of the code, as is clear from the words occurring therein, may be served in the manner prescribed. अब manner prescribed section 27 में वर्ड लिखा है कि सम्मन की सर्विस कैसे होनी चाहिए, जिस तरीके से prescribed manner है. अब prescribed manner कहाँ दिया है? स्टेट गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट कर सकता है. स्टेट गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट किया है वो प्रोसेस नंबर 1A को उन्होंने फॉलो किया है कलकत्ता के लिए. और अब यहाँ पे ये देखने की बात है कि क्या उस प्रेस्क्राइब्ड मैनर में सम्मन की सर्विस हुई, क्या नहीं हुई. आइए इस चीज को आगे फर्दर एक्सप्लोर करते हैं. इंडीड मेंशनिंग ऑफ द स्पेसिफिक डे, डेट, ईयर, टाइम in the summons is a statutory requirement prescribed in the law. Therefore, if it cannot be said to be an empty formality. कहते हैं ये जो डे, डेट, टाइम जो देना होता है ये एक स्टैच्यूटरी फॉर्मेलिटी यानी लीगल फॉर्मेलिटी है, ये इसको एम्प्टी फॉर्मेलिटी नहीं माने. इट इज एसेंशियली मेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिफेंडेंट बिकॉज इट एनेबल्स द डिफेंडेंट टू नो द एग्जैक्ट डेट, टाइम, प्लेस. ये कहते हैं डिफेंडेंट के बेनिफिट के लिए किया जाता है ताकि उसको पता रहे कि किस दिन आना है, किस डेट को आना है, कितने बजे आना है, कहाँ पर आना है, ताकि वो उसके अगेंस्ट जो सूट फाइल हुआ है उसका वो आंसर दे पाए, अपने पक्ष को वो रख पाए. The summons dated 17th November 2004 published in the papers Times of India, दैनिक भास्कर had materially infirmity therein. सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसमें एक material infirmity थी. वो क्या थी? Which rendered the summons so also that service made on the defendant bad in law. The material infirmity in the summons was that, क्योंकि उसमें material infirmity थी तो इसलिए हम मानेंगे कि वो bad in law है, यानी वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है. जब सम्मन लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है तो जो प्रोसीडिंग चली, जिसके प्रोसीडिंग के बाद एक्स पार्टी डिक्री आई, तो वो भी वैलिड कैसे हो सकती है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल बेंच की जजमेंट को सेट असाइड कर दिया और जो अपील एंटरटेन की डिवीजन बेंच ने और उसमें जो जजमेंट आई उसको भी सेट असाइड कर दिया और कहा कि जो सम्मन था वो बैड इन लॉ था. द मटेरियल इन्फॉर्मिटी इन द सम्मन्स वाज दैट इट डिडंट मेंशन एनी स्पेसिफिक डे. और जो मटेरियल इन्फॉर्मिटी थी यानी जो इन्फॉर्मिटी का मतलब जो कमी पेशी थी वो क्या थी कि स्पेसिफिक डे मेंशन नहीं किया था, डेट मेंशन नहीं किया था. जब आप स्पेसिफिक डे मेंशन नहीं करेंगे, डेट मेंशन नहीं करेंगे तो डिफेंडेंट को कैसे पता चलेगा कि उसे किस दिन आना है, कब आना है. कैसे संबंध में क्या लिखा था? दिस बीइंग रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 27 रेड विद ऑर्डर 5 रूल 20 प्रोसेस नंबर 1A अपेंडिक्स बी फॉलो किया जाता है. और वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपको स्पेसिफिक बातें मेंशन करने, ईयर, डेट, टाइम सब कुछ मेंशन करना है. इट वाज मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू मेंशन द स्पेसिफिक वर्किंग डे, डेट, ईयर,
time in the column meant for such filing. It would have enabled the defendant to appear before the court on the date so fixed therein. It is settled rule of interpretation that when the legislature provides a particular thing to be done in a particular manner, then such thing has to be done in the same prescribed manner. और सेक्शन 27 का मतलब ही यही है कि प्रिस्क्राइब्ड मैनर, यानी लेजिस्लेचर ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग अगर सम्मन जाएगा तो वो गुड इन लॉ होगा, अदरवाइज वो सम्मन बैड इन लॉ माना जाएगा। और उसके बेस पे अगर फर्दर कोई कोर्ट का डिसीजन आया है तो उसको सेट असाइड कर दिया जाना चाहिए। What was however mentioned in the सम्मन, अब एक्चुअली सम्मन में उन लोगों ने लिखा क्या था? What was however mentioned in सम्मन in question was that defendant should appear, कहता defendant को appear हो जाना चाहिए before the registrar of the court within 15 days from the service of publication of the सम्मन on them exclusive of the day of such service of सम्मन, यानी जिस दिन प्रिंट हुआ उस दिन को छोड़ के 15 दिन के अंदर उनको अपीयर हो जाना चाहिए। एंड आर सम्मन टू अपीयर बिफोर दिस कोर्ट इन पर्सन और थ्रू एडवोकेट और टू आंसर द प्लेंटिफ्स क्लेम ऑन द डे of the case is set down for hearing, upon which date defendant must be prepared to produce all your witness and all your documents in your possession or power upon which you intended to rely in support of your case. The aforesaid wording of the summons insofar as pertains to giving 15 days time without mentioning a specific day, यानी एक 15 दिन का एक ब्लैंकेट सा टाइम दे दिया कि 15 दिन के अंदर आप अपीयर हो जाइए, अपने कागज ले आइए, अपने गवाहों को ले आइए, जो भी आपके पक्ष में दलीलें हैं उनको ले आइए, यानी स्पेसिफिक डे नहीं बताया, डेट नहीं बताया, टाइम नहीं बताया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सम्मन के अंदर मेटेरियल इन्फर्मिटी है। जब मेटेरियल इन्फर्मिटी है तो हम इसको ड्यूली सर्व्ड सम्मन नहीं कहेंगे, क्योंकि अपेंडिक्स सेक्शन 27 और अपेंडिक्स बी को फॉलो नहीं किया, यानी जो प्रोसेस नंबर 1A दी हुई है उसको आपने एज इट इज फॉलो नहीं किया, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में फॉलो नहीं किया। अब क्या होगा? सर्विस ऑफ सम्मन ऑन द डिफेंडेंट्स विदाउट मेंशनिंग देयर इन अ स्पेसिफिक डे, डेट, ईयर, टाइम कैन नॉट बी हेल्ड सम्मन ड्यूली सर्व्ड, और ऐसे सम्मन को हम सम्मन ड्यूली सर्व्ड नहीं मान सकते ऑन द डिफेंडेंट विद इन द मीनिंग ऑफ ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ द कोड। इट इज फॉर दिस रीजन वी आर ऑफ द considered opinion that the appellant was able to make out a ground contemplated under order 9 rule 13 of the code for setting aside the ex parte decree। तो इसलिए जो appellant का जो contention है, जो उसका point है कि ex parte decree को set aside कर देना चाहिए, तो हमारा व्यू भी ऐसा ही। as a consequence the ex parte decree dated 9 February 2015 passed in the case set aside, the civil suit is restored in its original file, और इस केस को दोबारा से सुनवाई की जाए और जहां पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को बराबर का मौका मिलना चाहिए। शाबाश। आइए अभी इस ऑर्डर 5 रूल 23 प्रोवाइड्स दैट व्हेन द सर्विस इज अफेक्टेड बाय वे ऑफ पब्लिकेशन बाय द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट हैज टू फिक्स टाइम फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट एज, यानी जब आप ऑर्डर 5 रूल 23 को अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूटेड सर्विस को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो एग्जैक्ट टाइम आपको मेंशन करना चाहिए, जो कि इस केस में मेंशन नहीं किया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच की जजमेंट को सेट असाइड कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने आपको बताई। आपको पूरा रेफरेंस स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं केस का, और आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि और काफ़ी कुछ बातें सीखने को मिली होंगी, और आपका ये एक पूरी आपकी नॉलेज इस सेशन के बाद आपकी नॉलेज को थोड़ा सा एनहेंस ज़रूर हुई होगी। अब बात करते हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू भी आप सम्मन को सर्व कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई 2020 को ऐसा स्टैंड लिया है। ये जो सोर्स है, ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये livemint.com से ये मैंने इंफॉर्मेशन ली है। न्यू दिल्ली द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो 17 जुलाई था, फिर भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं 2020, हेल्ड दैट ऑल सम्मन्स एंड नोटिसेस आर अलाउड टू बी सर्व्ड थ्रू डिजिटल मीडियम इंक्लूडिंग ईमेल, फैक्स एंड इंस्टेंट मैसेजिंग मोबाइल एप्लीकेशंस। Decisions come in the wake of visit to a post office not entirely possible due to the coronavirus pandemic. In first, the order passed by 3-judge Apex Court bench headed by Chief Justice S.A. Bobde held that in all methods are to be employed to provide a valid service to a party, and it shall include service through messenger service like WhatsApp and other telephonic messenger services। तो ये न्यूज़ जो प्रिंट हुई है
livemint.com वेबसाइट पर, वहाँ से मैंने ये न्यूज़ पढ़ी और क्योंकि हमारे करंट टॉपिक के साथ मैच करती है तो इसीलिए आपको ये नॉलेज देना यहाँ पे बहुत ज़रूरी था। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा और अगर आपकी इससे नॉलेज कुछ इन्हेंस हुई है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे लीगल प्रोविजंस के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, जिससे हमें ग्रो करने में हेल्प मिलती है। That's it for this session. Thank you very much. Love you all. Thanks very much for watching and listening.